जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं, रामाजी हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चंस। जो मर रहा हो के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 मुमुक्षु, ऑप्शन 2 मुमुर्सु, ऑप्शन 3 मुमुक्षा, ऑप्शन 4 मुमुर्षा। तो जो मर रहा है के लिए एक सार्थक शब्द निम्न में से मुमुर्सु होगा। क्या होगा? मुमुर्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 अव्ययी, ऑप्शन 2 मितव्ययी, ऑप्शन 3 सद्व्ययी, ऑप्शन 4 कृपण। तो जो कम खर्च करने वाला हो उसको हम मितव्ययी के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामिस भोजी शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा? यहाँ पर आपको वन वर्ड अर्थात एक शब्द दिया है और वो शब्द किस वाक्यांश के लिए सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है जो मांस का सेवन करता है, ऑप्शन 2 है जो मांस का सेवन नहीं करता है, ऑप्शन 3 है जो शाकाहारी है, ऑप्शन 4 है जो शाक और मांस दोनों का सेवन करता है। तो सामिस का मतलब होता है मांस, अर्थात जो मांस का सेवन करता है, जो सामिस भोजी है उसे हम जो मांस का सेवन करता है सामिस भोजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास का जानकार के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 है पुरातात्विक, ऑप्शन 2 है इतिहासज्ञ, ऑप्शन 3 है विद्वान, ऑप्शन 4 है ऐतिहासिक। तो निम्न में इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए जो एक सार्थक शब्द है वो है इतिहासज्ञ, अर्थात इतिहास को जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 है आगत, ऑप्शन 2 विगत, ऑप्शन 3 तथागत, ऑप्शन 4 प्रत्यागत। तो देखिए, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द अर्थात जो पहले गया और फिर वापस लौट कर आ गया उसके लिए हम प्रत्यागत का प्रयोग करते हैं, जो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? आपको दिया गया है ऑप्शन 1 सार्वकालिक, ऑप्शन 2 सार्वदेशिक, ऑप्शन 3 सार्वभौमिक, ऑप्शन 4 सार्वजनीन। अब आपको इन चारों में से बताना है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। अब आप देखिए, पृथ्वी को हम भूमि भी कह सकते हैं या भूमि ही अर्थ होता है, तो इसके लिए एक शब्द है सार्वभौमिक, अर्थात समस्त या संपूर्ण पृथ्वी से संबंध रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 प्रसिद्धि, ऑप्शन 2 निधि, ऑप्शन 3 साध्य, ऑप्शन 4 सिद्धि। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके अर्थात जो साधन साध्य करने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो दोहराया न गया हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 अनागत, ऑप्शन 2 अनवगत, ऑप्शन 3 अनावर्त, ऑप्शन 4 अनावर्त। अब देखिए, अनागत, अनवगत और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों ही में
जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों का एक ही है, लेकिन एक में व में नीचे रीरी है और दूसरे ऑप्शन 4 में तय के ऊपर र है। तो अब आपको बताना है कि चारों में से कौन सा जो दोहराया न गया हो के लिए एक सार्थक शब्द है। तो इसका आएगा आपको अनावर्त, अर्थात तय के ऊपर छोटा या आधा रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 इंद्रजीत, ऑप्शन 2 इंद्र, ऑप्शन 3 जितेंद्रिय, ऑप्शन 4 इंद्रपति। तो देखिए इंद्रजीत मेघनाथ का भी एक उपनाम है। मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता था, जो कि रामायण में रावण का पुत्र था, अर्थात उसने इंद्र को जीत लिया था। दूसरे ऑप्शन में इंद्र है तो इंद्र का अर्थ इंद्र हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में इंद्रपति है, अर्थात जो इंद्र का पति हो या इंद्रियों का पति हो। ऑप्शन 3 इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, अर्थात जितेंद्रिय, उसे हम जितेंद्रिय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव के लिए एक सार्थक वाक्यांश कौन सा है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है और दिए गए वाक्यों में से वो शब्द किसके लिए सार्थक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है जो शक्ति की उपासना करता है, ऑप्शन 2 है जो शिव की उपासना करता है, ऑप्शन 3 है जो विष्णु की उपासना करता है, ऑप्शन 4 है जो किसी की उपासना नहीं करता है। अब आपको इनमें से बताना है कि शिव के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। आप जरा सोचिए और मुझे सोचकर बताइए कि क्या होगा। इस क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ टाइम देता हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ तो आपको भी तो कुछ थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि सर आजकल वन वर्ड करा रहे हैं, चलो हम थोड़ा बहुत वन वर्ड पढ़ लेते हैं कि आज सर कौन सा क्वेश्चंस कराएंगे। तो शैव के लिए एक सार्थक शब्द जो किसी की उपासना नहीं करता हो, वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द शैव है, या शैव शब्द के लिए जो सार्थक वाक्यांश है वो है जो किसी की उपासना नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 है आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन 2 है स्वानुभूति, ऑप्शन 3 है अनिर्वचनीय, ऑप्शन 4 है रहस्य। तो देखिए वाणी अर्थात जो बोलने के द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अर्थात जिसका वाचन न हो सकता हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अनिर्वचनीय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुग्रहित के लिए एक सार्थक वाक्यांश कौन सा होगा। यहाँ पर भी आपको शब्द दिया गया है और ये शब्द दिए गए वाक्यों में से किसके लिए सार्थक होगा आपको ये बताना है। वाक्यांश है ऑप्शन 1 में है जो अनुग्रह के योग्य हो, ऑप्शन 2 है जो अनुग्रह से युक्त हो या है, ऑप्शन 3 जो झूठा न हो, ऑप्शन 4 जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो अनुग्रहित शब्द जो है वो जो अनुग्रह से युक्त हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 आयात, ऑप्शन 2 निर्यात, ऑप्शन 3 प्रेषण, ऑप्शन 4 वाहन। तो जब हम किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई वस्तु क्रय करके अर्थात खरीद कर लाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 है आधिदैविक, ऑप्शन 2 है आधिभौतिक, ऑप्शन 3 है आधिदेहिक, ऑप्शन 4 है आत्मघाती। तो अब धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए जो सार्थक शब्द है वो आपका है आधिभौतिक। क्या,
आधि भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? अर्थात जो कृतज्ञ शब्द है वो किस दिए गए वाक्यांश में से सही सार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, या किसको सही से परिभाषित करता है? ऑप्शन 1 है उपकार करने वाला, ऑप्शन 2 है उपकार कराने वाला, ऑप्शन 3 है किए हुए उपकार को न मानने वाला, ऑप्शन 4 है किए हुए उपकार को मानने वाला। तो कृतज्ञ जो शब्द है वो वाक्यांश किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए एक सार्थक शब्द परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन 1 है समाज सुधारक, ऑप्शन 2 है संस्कृति पुरुष, ऑप्शन 3 है देशभक्त, ऑप्शन 4 है स्वामी भक्त। तो बलिदान की भावना के प्रेरक जो होते हैं उन्हें हम देशभक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरामिष शब्द का किस वाक्य के हेतु प्रयोग सार्थक होगा? ऑप्शन 1 है वाक्यांश में जो मांस खाता हो, ऑप्शन 2 है जो मांस को हम आमिष भी कहते हैं, जो मांस नहीं खाता है, ऑप्शन 3 है जो मांस और शाक दोनों खाता है, ऑप्शन 4 है जो शाक खाता है। तो निरामिष का मतलब है या अर्थ है जो मांस अर्थात आमिष नहीं खाता है। जो मांस और शाक खाता है, दोनों खाता है, उसे सर्वाहारी, जो शाक खाता है वो शाकाहारी, और जो मांस खाता है उसे हम सामिष या मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 आगार, ऑप्शन 2 प्राक कथन, ऑप्शन 3 पृष्ठ पेषण, ऑप्शन 4 प्रस्तावना। तो वाक्यांश एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए जो एक सार्थक शब्द है वो है आपका पृष्ठ पेषण। क्या है? पृष्ठ पेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? अब देखिए, जैसे आपके इंग्लिश जो मंथ्स होते हैं वो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, लेकिन जो हमारे हिंदी महीने हैं जिनके अनुसार हमारे देश में ऋतुएं डिसाइड की जाती है या विभाजित की जाती है, उनमें हम चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ से लेकर माघ फागुन तक जाते हैं। फागुन हिंदी महीनों में आखिरी का महीना होता है। अब आपको बताना है कि माघ फागुन में निम्न विकल्पों में से कौन सी ऋतु पड़ेगी? ऑप्शन 1 शिशिर, ऑप्शन 2 शिरोधार्य, ऑप्शन 3 सुग्रीव, ऑप्शन 4 ग्रीष्म। तो माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु को हम शिशिर ऋतु या शिशिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थात कोई शब्द दिया हुआ है, उसके बाद में एक अक्षर, दो अक्षर या तीन अक्षर जोड़ने से यदि उसका नया शब्द बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 समास, ऑप्शन 2 संधि, ऑप्शन 3 प्रत्यय, ऑप्शन 4 उपसर्ग। तो जो शब्दांश अर्थात जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बोलता हो के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 मितभाषी, ऑप्शन 2 वाचाल, ऑप्शन 3 अल्पभाषी, ऑप्शन 4 बहुभाषी। तो जो बहुत बोलता हो अर्थात अत्यधिक, नॉर्मलता से जो सामान्य व्यक्ति बोलता है उससे अधिक बोलता हो उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। अधिक बोलने वाले को
वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 शब्दों से जोड़ना, ऑप्शन 2 वाक्य रचना करना, ऑप्शन 3 वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ऑप्शन 4 संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह का अर्थ है, या जो दिया गया वाक्यांश है उनके लिए जो वाक्य विग्रह शब्द लिया गया है वो लिया गया है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना के लिए हम वाक्य विग्रह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 है अभिवर्धक, ऑप्शन 2 छेपक, ऑप्शन 3 संलग्न, ऑप्शन 4 योजक। तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया जो अंश है उसके लिए हम छेपक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 स्वयंभू, ऑप्शन 2 जरायुज, ऑप्शन 3 स्वेदज, ऑप्शन 4 अंडज। तो जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे हम या उसके लिए जो सार्थक शब्द है वो है आपका स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अर्थांतर, ऑप्शन 2 कल्पनातीत, ऑप्शन 3 वाक्यार्थ, ऑप्शन 4 अध्याहार। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग अर्थात उस वाक्य के अर्थ को समझने में हमें कोई बाधा नहीं होती है। उसके लिए जो एक शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अध्याहार कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। जो चैनल पे नए हैं इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।